गुड मॉर्निंग साथियों, आज हमारी हरियाणा पुलिस और सीईटी की 10वीं क्लास है। हरियाणा पुलिस और सीईटी की 10वीं क्लास है। हमारा मैथमेटिक्स में टॉपिक था स्क्वायर एंड रूट का, वर्गमूल और घनमूल। देखो, मैंने बताया था वर्गमूल जो होता है उसमें दो दो के जोड़े होते हैं और जो घनमूल होता है उसमें तीन तीन के जोड़े होते हैं। जैसे मैं कहूं कि कोई संख्या है 675 675 को हम किस छोटी से छोटी संख्या से, किस संख्या से हम इसको गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, किस संख्या से हम इसको भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, किस संख्या से हम इसको गुणा करें कि यह पूर्ण घन हो जाए, और किस संख्या से भाग करें कि यह पूर्ण घन हो जाए। 4 क्वेश्चन है, लिखो ये चारों। कोई संख्या है, इसको किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, किससे भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, किससे गुणा करें कि घन बन जाए, और किससे भाग करें कि घन बन जाए। सबसे पहली बात कि वर्ग में दो दो के जोड़े होते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, कोई संख्या है 675, इसके हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे 5 एकम 5, 27 पंजे 135 और 3 नम 27 और 3 तिया 9। देखो, पहला क्वेश्चन सोल्व करना है। 675 को किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। 675 को किससे गुणा करें, गुणा नहीं करना, गुणा करने वाली संख्या बतानी है, छोटी छोटी संख्या जिसका गुणा करते पूर्ण वर्ग हो जाए। ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है, एक 3 है, 3 कम रह गया, तो यदि हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और गुणा नहीं करना, केवल हमें आंसर ऑप्शन 3 मिलेगा, 3 ही साल। पूर्ण वर्ग में दो दो के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए उसी से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग होता है। तीन से गुणा करके यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और किससे भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। भाग, देखो गुणा में और भाग में सेम ही बात होती है। यदि 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग होता है तो 3 से भाग करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। दोनों का सेम ही आंसर होता है, गुणा करो या भाग करो। तो ऐसे लिख लो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो दो के जोड़े में, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो दो के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए, जो संख्या कम रह जाए, जो संख्या कम रह जाए उसी से गुणा या भाग करने पर पूर्ण वर्ग होता है। उसी से गुणा या भाग करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। देख सुनो, जैसे मान लो 675 की बजाय यदि यहां 1350 होता, यह संख्या 1350 होती, तो एक बात बताओ, 1350 को किस संख्या से गुणा करें या किस संख्या से भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, एक 3 कम रह गया, एक 2 कम रह गया, तो 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर रहेगा, वो रहेगा 3 दूनी 6। भाई एक तो 2 कम रह गया, एक 3 कम रह गया, तो वह संख्या क्या आ गई, 3 दूनी 6 आ गई। बेटा समझ में आएगा ना? पहले तो ये बताओ, फिर आगे चले। समझ में आ गया? गुणा नहीं करना ना भाग करना, केवल वो संख्या बतानी है, न्यूनतम संख्या बतानी है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए तुमसे कि किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन हो जाए। घन में कितने के जोड़े होते हैं? 3 3 के जोड़े होते हैं। तो 3 का जोड़ा कंप्लीट है,
5 हमारे पास 2 5 है, एक 5 कम रह गया, तो यदि हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो ऐसे लिख लो, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए, 3 3 के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए उसी से गुणा करने पर पूर्ण घन होता है। उसी से गुणा करने पर पूर्ण घन होता है। 3 3 के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए उसी से गुणा करने पर पूर्ण घन होता है। मेरी बात सुनो, देख सुनो, कोई संख्या है 3600, पूरा ध्यान से सुनना। 3600 को हम किस संख्या से गुणा करें कि यह संख्या पूर्ण घन हो? अब एक बात बताओ, गुणा करना है, पूर्ण घन बनाना है। सबसे पहले दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि घन में 3 3 के जोड़े होते हैं, तो पहले तो इसके फैक्टर बनाओगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, 1800, उसके बाद 900, उसके बाद 450, उसके बाद 90, उसके बाद 18 और 3 संगे 18 और 3 दूनी 6। देखो क्या बनाना हमें, घन। और घन में कितने के जोड़े होते हैं? 3 3 के। अब सुनो, ये 3 का जोड़ा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इसको छोड़ दो। 5 कितने हमारे पास? 2, एक 5 की रिक्वायरमेंट है। 3 कितने हमारे पास रिक्वायरमेंट? 2 कितने हमारे पास? 1। रिक्वायरमेंट कितने की है? यानी कि 2 2 की रिक्वायरमेंट है। तो यदि इस संख्या को 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी यदि 60 से गुणा करेंगे इस संख्या को, तो यह पूर्ण घन हो जाएगी। 300 कहाँ? ये 3 से कटता है, तो वही बात आनी है भाई, बात तो वही आनी है ना। ये 3 3 यहां जाएंगे, नहीं एक बात बताऊं, ये दोनों 3 यहां जाएंगे तो ये 5 फिर यहां आएंगे, बात वही आनी है। काटूं ना, कोई बात को ना, कोई दिक्कत हो ना। 3 15 तिया 45, अब वही 5 आएगा, वही 3 से काट दो सही, वही 5 से काट दो, बात वही आनी, वही 2 5 आने, वही 2 3 आने, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य यदि संख्या है ना, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, तो अभाज्य कोई भी उठा सकते हो भाई। जैसे जहां 4 का और 8 का दोनों का भाग जाए या 2 का, इन तीनों का भाग जाए तो 2 उठाओ, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 8 उठाओगे तो फिर 4 का देना पड़ेगा, फिर 2 का देना पड़ेगा। अभाज्य संख्या कोई भी ले सकते हो, 3 या 5, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ये ले सकते हो। बेटा ये समझ में आएगा ना, ये बता दो। अब बात आएगी चौथी बात। चौथी बात है, इसमें तो दोनों में सेम ही होते हैं, गुणा में और भाग में सेम होते हैं, वर्ग में तो। और घन में क्या होता है कि ये तो मैंने समझा दिया तुम्हें, पूर्ण घन बनाने में तो 3 3 का जोड़ा देखेंगे। वह छोटी छोटी संख्या जिसका भाग देने पर पूर्ण घन होता है, लिखो नंबर 4, ऐसे लिखो नंबर 4। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग देने पर पूर्ण घन होता है। वह छोटी छोटी संख्या जिसका भाग देने पर पूर्ण घन होता है। जिसका भाग देने पर पूर्ण घन होता है। बने हुए जोड़ों को छोड़कर, बने हुए जोड़ों को छोड़कर, बने हुए जोड़ों को छोड़कर शेष बची हुई संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है। बने हुए जोड़ों को छोड़कर शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। सुनो, जोड़ा 1 बनेगा, इस जोड़े को छोड़ना है आपको, जो संख्याएं बच गई उसको आपस में गुणा करना है। तो इसका जो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। एक जोड़ा बनेगा, उसको छोड़ दो,
बाकी जो भी संख्याएं बच जाए दैट इज, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज आंसर। जैसे अभी एक क्वेश्चन कराया था मैंने कि 3600 को किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो, मैं कहूं कि किससे भाग करें कि पूर्ण घन हो। तो इन दोनों में तो सेम ही आंसर रहेगा, लेकिन इन दोनों में अलग अलग रहेगा। ठीक है, इनमें कैसे रहेगा, जैसे मैंने बताया था कि 60 से गुणा करते घन बन जाएगा, वही मैं जैसे 1800 लेता हूँ, वही 900 लेता हूँ, वही 450 लेता हूँ, वही 150 लेता हूँ, वही 50 लेता हूँ, वही 5 दाई 50, 5 जैसे ऐसे ऐसे बनाया था मैंने। तो ये 60 कैसे आया था, 1 3 कम रह गया, 1 5 कम रह गया, 2 2 कम रहेगा, वो तो था गुणा का। अब आएगी बात भाग की। भाग में मैंने लिखाया है कि एक जोड़ा बनेगा उसको छोड़ दो, हाँ जितनी भी संख्याएं बच गई इनको आपस में गुणा करना है, और इनका जब गुणा करोगे ना तो ये जो फैक्टर है ये सारे 450 के फैक्टर है, तो आएगा 450। भाई इनको गुणा करोगे तो भी 450 आना है, तो क्यों टाइम खराब करो, एक जोड़ा पूरा कंप्लीट कर लो पहले, और बच गए ना उसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 3600 को यदि 450 से भाग देंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। पहले तो ये बताओ, चारों बातें समझ में आई कि ना आई? क्लियर? एक तो यदि 40 तक वर्ग याद है, ठीक है, 40 तक यदि वर्ग याद है या घन याद है, यदि 40 तक वर्ग याद है या 40 तक घन याद है, तो एक जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा 675 में हम क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, 675 में क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो एक तो हम भाग विधि से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यदि तुम्हें वर्ग घन याद नहीं है, क्योंकि 25 का वर्ग तुम्हें याद है 625 होता है, ठीक है, 26 का वर्ग याद है 676 होता है, तो 675 में क्या जोड़े कि वर्ग बन जाए, तो 676 होता है 26 का, तो यदि इसमें एक जोड़ देंगे तो ये वर्ग हो जाएगा 26 का। 675 में क्या घटाए, 625 बनाना है, 625 बनाओगे तो क्या घटाओगे 50, तो ये वर्ग बन जाएगा। तो एक तो वर्ग याद है तो आसानी से हो जाएगा। वैसे इसको निकालने का तरीका ये होता है, जैसे हमने 8वीं 7वीं में सीखा था, राइट हैंड की तरफ 2 के जोड़े बनाते हैं, जैसे 2 दूनी 4, ठीक है, ये उतार लिया 75, इसका दुगुना यहाँ उतार लिया, यहाँ 5 चढ़ाओगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 25 का वर्ग बनाने के लिए ये जो 50 है इसमें से घटाने पड़ेंगे, तो ये करने का फायदा है ही नहीं। ठीक है, जैसे 31 का वर्ग तुमने याद कर लिया 961, 32 का वर्ग याद कर लिया 1024, 33 का वर्ग याद कर लिया 1089, 34 का वर्ग याद रख लिया 1156, 35 का वर्ग याद रख लिया 1225, 36 का वर्ग याद रख लिया 1296, 37 का वर्ग याद रख लिया 1369, 38 का याद रख लिया 1444, 39 का याद रख लिया 1521, और 40 का यदि याद कर लिया 1600, तो ये जो संख्या क्वेश्चन आएगा ना, ये 16 से छोटा ही आएगा। अब मैं कहूं कि 1500 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो सीधी बात है 1521 हमें याद है तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। भाई 1500 में के जोड़ा कि पूर्ण वर्ग हो जाए, हमें याद है कि 1521 वर्ग होता है पूरा, तो इसमें 21 जोड़ देंगे, ऑप्शन में 21 मिलेगा। बेटा समझ में आएगी ना? नरेश सच बता, ये याद रहेंगे तो ये बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे करना पड़ा, क्या फायदा फिर। उतारो ये वर्ग जल्दी से, जल्दी उतारो, शाबाश। ये आज की तारीख में तुम्हें 40 तक वर्ग याद रहने चाहिए, 31 से 40 तक। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या घटाएं या क्या जोड़ें, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर देना है तुम्हें कि 1300 में क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो। तो 1300 में क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो। अब 1300 के नजदीक क्या है, 1296 है, 4 घटा देंगे, समझ गए। तो सोल्व करने की बजाय ये याद ही रख लो, ये वैसे भी काम आने हमें। और
देख सुनो, एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा 1/√9/√8, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, यदि नीचे वाली संख्या का अंतर ऊपर वाली संख्या हो तो बगैर सोल्व करे सिर्फ निशान चेंज करने हैं, इसका जो आंसर आएगा वो √9 + √8 आएगा, ये आएगा। यदि नीचे वाले का अंतर ऊपर वाली संख्या के बराबर है तो हमेशा जब इसका रैशनलाइजेशन करोगे, हर का परमेयकरण करोगे, तो यही आंसर आएगा। जैसे इसमें यदि हर का परमेयकरण कर रहे हो तो एक बात बताओ, ये माइनस है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये रैशनलाइजेशन होता है, ये हर का परमेयकरण होता है, ये हर का परमेयकरण होता है। इसको 1 से करेंगे तो ये आएगा √9 + √8, ये a - b और a + b, ये a - b और a + b, ये क्या होता है, ये होता है a² - b² होता है। a क्या हमारे पास √9 का वर्ग है, b क्या हमारे पास √8 का वर्ग है। अब ऊपर तो आ गया 9 + √8 अपॉन वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 9 में 8 गया तो 1 सभी के अपोन होता है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा, एक तो कहीं लिख दो से, एक तो नीचे होता है, गुणा में होता है। मोटी बात यह है, यदि नीचे वाली संख्या का अंतर ऊपर वाली संख्या के बराबर होता है तो माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। समझ में आएगा ना, बताओ पहले तो आ गया, लिखवाऊं या ध्यान रख लोगे? मैं कहूं कि √9 - √8 लिखो मेरे साथ साथ, 8 - 7 ये क्वेश्चन लिखो। ये 2 सीरीज है, देख सुनो, इसको सोल्व करोगे ये जमा का होगा, ये जमा का होगा, ये जमा का होगा, ये जमा का, ये जमा का। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि एक माइनस का हो, एक जमा का, एक माइनस का, एक जमा का, तो केवल लास्ट निशान देखना है। यदि लास्ट निशान जमा का है तो केवल बगैर समय खराब करे 2 सेकंड का आंसर है कि प्रथम पद में केवल अंतिम पद जोड़ोगे। बस जोड़ेंगे कब? जब अंतिम निशान जमा का हो। यदि अंतिम निशान माइनस का है तो तुम्हें क्या करना है कि प्रथम पद में से और अंतिम पद घटाना है। ये इसका शॉर्ट मेथड होता है, केवल और केवल 2 सेकंड का आंसर निकालोगे। इन दोनों में कोई भी सीरीज आ जाओ, सिर्फ ये देखेंगे कि लास्ट निशान जमा का है या माइनस का, बस। ठीक है, अब प्रथम पद देखो। प्रथम पद तो ये लेना है, √9 लेना है, और अंतिम पद लेना है, √4 लेना है, और तुम्हारा जो आंसर है वो आएगा 5। 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2। देखो कहां समझ में आया। ये जमा कब करेंगे? जब अंतिम निशान जमा का हो। माइनस कब करेंगे? जब अंतिम निशान माइनस का हो। इसमें ये बताओ प्रथम पद क्या लेंगे? √100, और अंतिम पद क्या लेंगे? √1। 10 में से 1 गया तो आंसर क्या आएगा? 9 आंसर है। तो ऐसी सीरीज यदि एग्जाम में आती है तो इसको ऐसे सोल्व करना है। बेटा समझ में आएगा ना? बताओ ईमानदारी से। आ गए?
सुनो, एक अर्थमेटिक में भी ऐसे आती है, जैसे मैं कहूं कि 1/12 जमा 1/20 जमा 1/30 जमा 1/42 जमा 1/56 जमा 1/72। ये बाइनोमियल एक होती है, थ्योरम होती है बाइनोमियल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन आ गए, ये एसएससी में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इनमें एलसीएम लेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इनका एक तरीका होता है, और लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, और लिख देता हूँ क्वेश्चन, सात 4 11 4 15 4 3 7 7 3 10 10 3 13 और 13 और 16। जैसे इस तरह का कितने भी क्वेश्चन बना लो, चाहे 200 300 500 10 20 कितने बनाओ। इसका एक तरीका होता है कि इसके फैक्टर बनाए जाते हैं। जैसे 1/12 कब आता है, जब 1/3 में से 1/4 घटाते हैं। 1/20 कब आता है, जब 1/4 में से 1/5 घटाते हैं। तो इस तरह करने की बजाय सिर्फ एक ही तरीका ध्यान रखो कि 3 चौका 12, 4 पंजू 20 और 5 छंगा 30, 6 सातू 42, और बस इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। मैं तो वैसे लिख रहा हूं, केवल पहला लिखना है और लास्ट लिखना है बस। बशर्ते कि इसमें ये होना चाहिए कि इसका एक पद इसमें आना चाहिए। जैसे 3 और 4 है तो 4 यहाँ आ गया, 4 5, 5 यहाँ आ गया, 5 6, 6 यहाँ आ गया, 6 7, 7 8, ऐसे आना चाहिए। इसमें वही तरीका इसमें होता है कि 5 7 35 और 7 9 63 और 11 9 99 और 11 को 13 से करोगे 143 और 13 को 15 से करोगे 195। और इसमें ये डॉट लगा रखे है ना, ये दशमलव नहीं है, डॉट है। डॉट का मतलब गुणा होता है, ये पहले गुणा में है। तो इनमें केवल अंतर देखना है बस। ऐसे कितने भी क्वेश्चन बनाओगे ना, तो उसका एक ही तरीका होता है, 1 डिफरेंस, 1 अंतर इंटू 1 छोटा पद और -1 बड़ा पद। केवल ये तरीका याद रखना है। अंतर इसमें 1 1 का है, ये अंतर देखना है, ये 1 1 का अंतर है। इसमें अंतर 2 2 का है, 7 9 2 11 13, ये 2 2 का अंतर है। इसमें अंतर 3 3 का है। आगे 4 का अंतर आओ, 5 का हो, कितना भी अंतर आओ। अब सुनो, इसमें अंतर कितने का है ये बताओ, 3 और 4 में 1 का। तो 1 वो अपॉन 1, इसका कोई मतलब नहीं 1 का। तो 1 तो सबके गुणा में होते हैं, सबका भाग में होता है। 1 छोटा पद, इसमें 1 छोटा पद है 1/3। बड़ा पद क्या है 1/10। एलसीएम आ गया 30, 3 2.5 और 10 दिया, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 7/30 आएगा। ये इसका मेथड होता है। इसको इंग्लिश मीडियम में जब कोई मैथ होता है उसमें अलग अंतर दे देते हैं, 1 डिफरेंस इंटू ऐसे वो लिख देंगे। इसमें मैंने ये एक तरीका बना रखा है छोटा, तो इस तरह के हर क्वेश्चन का एक ही तरीका होता है। ना समझाए, देखो मैं एक और निकाल देता हूं, ये दूसरा या तीसरा कोई भी निकाल देता हूं, दूसरा निकालता हूं। तो 1 अंतर, एक बात बताऊं, अंतर कितने का इसमें अंतर बोलो, 5 और 7 में 2 का अंतर, 9 और 7 में 2 का अंतर, हमेशा बराबर रहेगा इसमें। तो 1 अंतर 1/2। छोटा पद बताओ क्या लेना है इसमें, और बड़ा क्या लेना है, बस ये सोल्व करते आंसर आएगा। ऐसे ही 3 का अंतर है तो भी वही तरीका, 4 का अंतर है तो वही तरीका। इसके फैक्टर ऐसे बनाओ कि अंतर बराबर हो जाए। जैसे मान ले इसके 6 दूनी 12 बना दिए तो गलत हो जाएगा। अंतर ऐसा इनके फैक्टर ऐसे बनाओ कि उनका अंतर बराबर हो जाए। क्लियर भाई? मैथ में यदि आप जितनों थोड़ो थोड़ो काम करा था ना, यो काम तो थाने करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनों भी ना करोगे ना फिर तो फायदा ही कोई।
सुनो, जो आज की तारीख में याद करने से है वो सुनो मेरी बात। मैं कहूं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। तो एक तो मैं निकालना सिखाऊंगा कैसे होता है, एक तुम्हें याद करना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1024 होती है जो 32 का वर्ग होती है। ये याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां निकाल के देखने का समय नहीं है कि निकाल के देखें इसको और समय ज्यादा खराब करे। ये 3-4 है, ये याद ही करने पड़ेंगे तुम्हें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है वह 1024 होती है जो 32 का वर्ग होती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा ये 9801 होती है जो 99 का वर्ग होती है। 4 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है 9801 होती है जो 99 का वर्ग होती है। बेटा समझ में आएगा ना, बताओ? क्लियर? 5 अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए तुमसे जो पूर्ण वर्ग हो, तो हमेशा याद रखना जो वास्तव में संख्या होती है 10,000 होती है, जो 100 का वर्ग होती है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। 5 अंकों की यदि बड़ी संख्या पूछते हैं तुमसे, 5 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो तुम्हें याद रखना है 99,856 होती है जो 316 का वर्ग होती है। ये मैं निकालने भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन निकालना सीखोगे ना, उसमें समय कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे तुम्हारे, और हमें यदि हमारे याद है तो उसमें 1 सेकंड लगेगी। तो निकालना तो जब सीखे ना जब 5 नंबर का आता है या एक्स्ट्रा उस बेनिफिट होता है हमें, जब हमारा याद है तो समय बच रहा हमारा, तो याद ही कर लेंगे इसको। और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये होती है 100, 489, ये होती है 317 का वर्ग। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये होती है 100, 489, ये होती है 317 का वर्ग। और यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये होती है 99,801, ये होती है 999 का वर्ग। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये होती है 99,801 जो 999 का वर्ग है। कल आते सबसे पहले यही पूछूंगा कि 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की बड़ी कौन सी, ये याद होने अनिवार्य है। संतल याद जाए बेटा, कल ये याद होने चाहिए तुम्हारे। देखो मैं वैसे ही सिलेबस है ना थोड़ा थोड़ा चला रखे उसे, है ना, जो आप छोटी छोटी बात कर रहा था या बड़ी भी बात कर रहा था, तो जितना आप काम कर रहा था यो काम तो थारो डेली रहना ही चाहिए अगर तैयारी वास्तव में कर रहा सब तो। और सिर्फ वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करोगा तो टेस्ट क्लियर नहीं है कदे में। हिंदी को मारो जो टॉपिक थो वो भाषा टॉपिक थो। सुनो, ऐसे लिखो, भारतीय बोलियों को पांच भागों में बांटा जाता है। भारतीय बोलियों को 5 भागों में बांटा जाता है। आज का यही टॉपिक है हिंदी का, ये क्लियर होना चाहिए, ये याद होना चाहिए तुम्हारे। भारतीय बोलियों को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी, इसमें आती है हरियाणवी,
इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे देंगे? तीन इस वर्ग की बोली दे देंगे, एक अलग दे देंगे, तो अलग छाटो, भिन्न छाटो। तो ये याद रहनी चाहिए, पांचों बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये जो पांचों बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं वो आती है अवधि, अवधि, धी बढ़ाएगा, अवधि, धी छोटा करोगे तो उसका मतलब होता है समय, अवधि का मतलब समय होता है। अवधि ये बोली है, अवधि, धी बड़ी आएगी, अवधि। उसके बाद बघेली और उसके बाद छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद तीसरा वर्ग आता है पहाड़ी वर्ग का। पहाड़ी वर्ग में आती हैं, एक तो आती है कुमाऊनी और एक आती है गढ़वाली। एक तो आती है कुमाऊनी और एक आती है गढ़वाली। उसके बाद राजस्थानी जो वर्ग है, राजस्थानी वर्ग में आती हैं मेवाती, मालवी, हाड़ौती और एक इसमें आती है मारवाड़ी। एक आती है इसमें मारवाड़ी। और उसके बाद जो पांचवा वर्ग है वो है बिहारी वर्ग। बिहारी वर्ग में आती हैं भोजपुरी आती है, उसके बाद मैथिली आती है और उसके बाद मगही आती है। भोजपुरी आती है, मैथिली आती है और उसके बाद मगही आती है। इसमें छोटी छोटी बात बताता हूं। एक तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जैसे ये कहेंगे भाई निम्न में से भिन्न छाटो, अलग छाटो, बेमेल छाटो, और छाटो। तो जैसे मान लो हमें तीन ये ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। मेवाती ऑप्शन में है, मालवी ऑप्शन में है, हाड़ौती ऑप्शन में, एक चौथा जो ऑप्शन है वो इनमें से दे देंगे, कन्नौजी दे दिया, बघेली, कोई भी दे देंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थानी जो है बोली है उसके अंतर्गत ये 4 बोली आती है। समझ गए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? जैसे इसमें से 3 ऑप्शन दे दिया, पश्चिमी हिंदी के 3 दे दिए, एक अलग दे दिया तो वो अलग छट जाएगा अपने आप। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो खड़ी बोली है, देखो खड़ी बोली है, खड़ी बोली सबसे पहले तो खड़ी बोली के बारे में एक बात ये ध्यान रखोगे कि आज जो भाषा का मानक रूप है, या तो मानक रूप पूछे या आज भाषा का जो परिनिष्ठित रूप है वो क्या है, तो तुम्हें बताना है खड़ी बोली है। क्योंकि आज जितनी भी कविताएं लिखी जा रही हैं वो खड़ी बोली में लिखी जा रही है। लिख लो ये बात, आज भाषा का मानक रूप खड़ी बोली है। बेटा एक एक नंबर अपन ढूंढना पड़ेगा नौकरी लागने खातर। आज भाषा का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली है। आज भाषा का मानक रूप खड़ी बोली है। एक बात, यदि पूछे खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, तो तुम्हें याद रखना है खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है वो अमीर खुसरो है। खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है वो अमीर खुसरो है। खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है वो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो का यदि समय पूछे तो तुम्हें 13वीं शताब्दी बतानी है। अमीर खुसरो का समय पूछे तो तुम्हें बताना है 13वीं शताब्दी।
अब सुनो, ज्यादा गहराई में अगर जाते हैं तो अमीर खुसरो के बचपन का नाम यदि पूछा जाता है तुमसे, तो बचपन का नाम पूछा जाए तो इसका जो बचपन का नाम है वो अबुल हसन है। इसके बचपन का नाम पूछा जाए तो अबुल हसन है। जैसे पूछा अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या है, तो अबुल हसन इसके बचपन का नाम है। इसका समय 13वीं शताब्दी, खड़ी बोली का यह प्रथम कवि है। जिक्के में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि तुगलकनामा एक पुस्तक है हिस्ट्री में, तुगलकनामा पुस्तक किसकी है, तो अमीर खुसरो की है। ठीक है, बाकी ज्यादा गहराई में तो ठीक नहीं है। इसके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, तो इस तरह तो छोड़ो उसको। तो इसमें एक खास बात ये ध्यान रखो, ये तुगलकनामा पुस्तक है। तुगलकनामा किसकी पुस्तक है, रचना किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो बताना है। अमीर खुसरो के बारे में खास बात, तो एक बात तो ये ध्यान रखो, यदि तुम्हें जब भी फारसी का जनक पूछे, भाई फारसी का जनक, जनक मानी पिता, फारसी का पिता कौन है, या तुम्हें पूछा जाए संगीत का पिता कौन है, संगीत का जनक कौन है, तो ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें अमीर खुसरो बताना है। फारसी का पिता कौन है, या फारसी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अमीर खुसरो को। संगीत का श्रेय किसे दिया जाता है, संगीत का जनक कौन है, तो भी अमीर खुसरो। वैसे संगीत का संबंध सामवेद से है। सामवेद जो वेद, 4 वेद थे ना, सामवेद का संबंध है संगीत से। संगीत का संबंध किस वेद से है, तो सामवेद से है। संगीत का जनक कौन है, तो बताना है अमीर खुसरो है। एक अमीर खुसरो के बारे में एक विशेष बात और है कि इतिहास में एक राजा हुआ है बलवन, और एक हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों के बारे में विशेष बात एक तो यह है कि बाजार नीति तो अलाउद्दीन खिलजी ने, बाजार नीति का संबंध अलाउद्दीन से है, और बलवन जिसने नवरात्रे प्रारंभ किए थे, ठीक है, इसने कई बातें हैं, वो छोड़ो इस बात को। बलवन से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी तक 8 राजाओं का जिसने संरक्षण प्राप्त किया था, सबसे अधिक 8 राजाओं का जो संरक्षण प्राप्त किया है, वो या तो अमीर खुसरो ही है, या इसका गुरु निजामुद्दीन औलिया है। तो निजामुद्दीन औलिया ऑप्शन में मिलेगा नहीं। तो अमीर खुसरो ने कितने राजाओं का संरक्षण प्राप्त किया, तो 8 राजाओं का। ठीक है, इन दोनों के बीच में 8 राजा हुए हैं, तो 8 राजाओं का संरक्षण प्राप्त किया अमीर खुसरो ने, सबसे अधिक, इतिहास में सबसे अधिक। उसके बाद में अवधी के बारे में अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तो एक तो ये पूछा जाएगा, अवधी एक रामचरितमानस है, एक रामचरितमानस थी जो तुलसीदास ने लिखी थी। ठीक है, रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी थी, और एक पद्मावत है, पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। इन दोनों की जो भाषा है दोनों की, वो अवधी भाषा थी। रामचरितमानस की भाषा पूछे तो भी अवधी बतानी है, और पद्मावत की भाषा पूछे तो भी अवधी बतानी है। पद्मावत किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, और रामचरितमानस किसने लिखी, तुलसीदास ने। पद्मावत जायसी ने लिखी, और रामचरित जो मानस लिखी थी वो तुलसीदास ने लिखी थी। इन दोनों रचनाओं की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। ठीक है, ये जो भोजपुरी है ना, भोजपुरी, इसमें ध्यान रखना कि इनमें सबसे प्रचलित जो बोली कौन सी है, ऑप्शन दे देंगे, भोजपुरी, मैथिली, मगही, कोई भी दे देंगे। तो सबसे प्रचलित जो बोली है, सबसे प्राचीन जो बोली है वो भोजपुरी है, क्योंकि भोजपुरी एक ऐसी बोली है जिसमें फिल्में बनती हैं, फिल्म भी बनती है भोजपुरी में। तो सबसे प्रचलित और प्राचीन बोली यदि पूछे जाए तो आपको भोजपुरी बतानी है। ऑप्शन में देंगे सारी, भोजपुरी भी, मैथिली भी, मगही भी, ऐसे देंगे, बिहार की 4 बोली दे देंगे। तो इनमें सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित बोली कौन सी है, तो भोजपुरी है। क्यों है, इसमें सिनेमा, पिक्चर, फिल्म बनती है। एक मैथिली के बारे में आएगा कि एक क्वेश्चन आता है, हमेशा हर एग्जाम में आता है, तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है।
मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाना जाता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन और लिख लो, फिर आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज बोलियों के बारे में बताइए, सारी बातें बता दी, ठीक है, तुम्हारे लेवल की बता दी, बाकी तो लेवल तो इसमें और भी ज्यादा है, लेकिन तुम्हारा लेवल बता दिया मैंने। HSSC का जो लेवल है, बोलियों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, कभी भी पूछ ही नहीं सकता, बनता ही नहीं कोई क्वेश्चन ही, ठीक है। और वैसे कोई चीज खत्म तो कभी होती नहीं। आड़ोती पूछ लेंगे, आड़ोती किस क्षेत्र की बोली है राजस्थान की, लेकिन किस क्षेत्र की है? तो आड़ोती कोटा की बूंदी की है। तो इस तरह क्वेश्चन तो कभी खत्म होता ही नहीं। लेकिन जो मेन सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो बता दिए। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? विद्यापति जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछें पदावली किसकी रचना है? पदावली, तो पदावली है विद्यापति की रचना। पूछा जाए पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो पदावली लिखी गई है मैथिली भाषा में, क्योंकि मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो इसी रचना के ऊपर जाना गया है इसको, पदावली रचना के ऊपर, जो मैथिली भाषा में लिखी गई है, और इसके रचयिता विद्यापति हैं, मैथिल कोकिल विद्यापति है। तो इस तरह क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन विशेष क्वेश्चन थे वे मैंने बता दिए तुम्हें। क्लियर? लिखो 5-7 क्वेश्चन और लिखो जल्दी जल्दी। ऐसे लिखो, भारतीय वायुसेना प्रमुख, वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना प्रमुख लिखो RKS भदौरिया। RKS भदौरिया फिलहाल वायुसेना प्रमुख हैं, RK सेना भदौरिया, और ये है 26वें। हाँ, RKS भदौरिया 26वें। अब लिखो नौसेना प्रमुख, भारत के नौसेना प्रमुख लिखो करमबीर सिंह 24वें। ए लिखो ट्राई, TRAI, ऐसे लिखो ट्राई, TRAI। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, विनियामक प्राधिकरण, इसके प्रमुख लिखो, ट्राई के जो प्रमुख हैं वर्तमान में, वे लिखो राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा। इसकी स्थापना लिखो 1997 में हुई। इसकी जो स्थापना हुई है वह 1997 में हुई है। ऐसे लिखो। पहले तो ये बताओ इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इसकी स्थापना कब बताई थी? 1969 में। इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। पढ़ा कौन है भाई तुम? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऐसे लिखो, इसरो ने 2008 में चंद्रयान प्रथम भेजा, उसके बाद 2014 में इसने मंगलयान भेजा था, 2014 में मंगलयान भेजा, 2014 में इसने मंगलयान भेजा। एक और विशेष बात लिखो, इसरो को 2014 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी सम्मान से नवाजा गया। 2014 में इसे इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर पूछा जाए पहला उपग्रह कब छोड़ा गया, तो आर्यभट्ट जो गणितज्ञ हुआ है उसके नाम पर छोड़ा गया। आर्यभट्ट सबसे पहला उपग्रह छोड़ा गया था, ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में। पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में, और ये सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। सोवियत संघ, रूस। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लिखो, श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये श्रीहरिकोटा में है। और हरिकोटा कहाँ है? श्रीहरिकोटा है, ये आंध्र प्रदेश में है। देखो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रथम अंतरिक्ष योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय, यार अंतर्राष्ट्रीय योग जो दिवस है ये कब मनाया गया? वैसे योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, 21 जून को मनाया था। 2015 में मनाया शुरू में, पहला जो योग दिवस मनाया गया था 2015 में मनाया था। वैसे योग दिवस 21 जून होता है। वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। छठी भाषा बनाई गई है ओडिशा। 6 भाषाएं हो गई, पहले 5 थी। 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें छठी भाषा जो वर्तमान में दर्जा दिया गया है ओडिशा को। पहली 5 थी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और संस्कृत। जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं ना, जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, दक्षिण भारतीय जो भाषाएं हैं जो नीचे अपने दक्षिण में बोली जाती हैं, एक तो तमिल तमिलनाडु की, तेलुगु आंध्र प्रदेश की, तेलुगु कन्नड़ कर्नाटक की, और मलयालम केरल की, और एक संस्कृत। और जो छठी शास्त्रीय भाषा बनाई गई है वो बनाई गई है उड़ीसा। ये 6 भाषाएं हैं वर्तमान में।
देखो रीजनिंग में आज एक आते हैं, कम से कम 2-3 सीरीज आती है, तो 2-3 आती है सीरीज में मैं 7 या 8 सीरीज बताता हूं। सबसे पहले तुम्हें वो ही करनी है, फिर एक दिन प्रैक्टिस करेंगे सीरीज की। तो एक तो 1 के घन में 1 घटाओगे 0। जितने भी अनुपात के और सीरीज के क्वेश्चन आएंगे वो केवल इनसे रिलेटेड आते हैं हर एग्जाम में। जिसने ये सीरीज 10 तक याद कर दी, इसका मतलब सीरीज उसकी कभी जिंदगी में गलत नहीं होगी। ये तुम्हें 10 तक करनी है। 1 के घन में 1 घटाओगे 0, 2 के घन में 2 घटाओगे 6, 3 के घन में 3 घटाओगे 24, 4 के घन में 4 घटाओगे 60, 5 के घन में 5 घटाओगे 120। अब जैसे यही सीरीज आएगी एग्जाम में कि 0, 6, 24, 60, 120, आगे क्या आएगा, तो समझ जाना ये सीरीज यदि 10 तक याद है तुम्हारे तो तुरंत बताओगे कि आगे 120, आगे आएगा 210। क्यों आएगा कि 6 के घन में यदि 6 घटाओगे तो 216 में से 6 घटाओगे तो 210 आएगा। 343 में से 7 घटाओगे 336 आएगा। 512 में से 8 घटाओगे तो 512 में से 8 घटाओगे 504, और 729 में 9 घटाओगे 720, और 1000 में से 10 घटाओगे तो 990। अब ये ऐसे आता है। एक तो ये सीरीज है, ये याद करनी है, ये 10 तक बार बार याद क्या करनी है, पढ़ते रहना, ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। एक ऐसे अनुपात में जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि 24 को क्या लिखा जाएगा, तो समझ जाएंगे 0 को यदि 6 लिख रखा है तो 24 को क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। एक ऐसे आएगा जैसे यदि 210 को 336 लिखा जाता है तो 504 को क्या लिखा जाएगा। यदि ये सीरीज याद है तो तुरंत कर देंगे, और नहीं तो गुणा भाग कर देखेंगे, टाइम खराब करेंगे। तो एक तो ये सीरीज है। एक सीरीज है 1 के घन में 1 जोड़ेंगे 2, 2 के घन में 2 जोड़ेंगे 8 और 2 10, 3 के घन में 27 में 3 जोड़ेंगे 30, 4 के घन 64 में 4 जोड़ेंगे 68, 5 के घन 125 में 5 जोड़ेंगे 130। ये 10 तक करनी है। एक सीरीज है 1 के वर्ग में 1 जोड़ेंगे 2, 2 के वर्ग में 2 जोड़ेंगे 6, 3 के वर्ग 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 4 के वर्ग 16 में 4 जोड़ेंगे 20, और 5 के वर्ग 25 में 5 जोड़ेंगे 30। एक ये सीरीज है। एक के वर्ग में 1 घटा दिया, 2 के वर्ग में भी 1 घटा दिया, 3 के वर्ग में भी 1 घटा दिया, 4 के वर्ग में भी 1 घटा दिया, 5 के वर्ग में भी 1 घटा दिया। 1 के वर्ग में भी 1 जोड़ दिया, 2 के वर्ग में भी 2 जोड़ दिया, 3 के वर्ग में भी 3 जोड़ दिया, सॉरी 1 जोड़ दें, 1 जोड़ेंगे। 5, 10, 4 के वर्ग में भी 1 जोड़ेंगे, 1 के घन में भी 1 घटाएंगे, 1 के घन में भी 2 के घन में भी 1 घटाएंगे, 3 के घन में भी 1 घटाएंगे, 4 के घन में भी 1 घटाएंगे, और 5 के घन में भी 1 घटाएंगे। 1 के घन में भी 1 जोड़ेंगे, 2 के घन में भी 1 जोड़ेंगे, 3 के घन में भी, 4 के घन में भी 1 जोड़ेंगे, और 5 के घन में भी 1 जोड़ेंगे। क्या हो रहा है? ये टोटल 7 सीरीज तो ये है, ठीक है। और 8वीं जो सीरीज है वो 1 के घन में 1 का वर्ग घटाएंगे, 2 के घन में 2 का वर्ग घटाएंगे, और 3 का घन में 3 का वर्ग घटाऊंगा, 4 के घन में 4 का वर्ग घटाएंगे, और 5 के घन में 5 का वर्ग घटाएंगे। देखो ये सीरीज 8 सीरीज है जो तुम्हें 10 तक करनी है, और करनी नहीं है, ये बार बार इसको पढ़ना है ताकि ये याद रह जाए। तो जितने भी सीरीज के और अनुपात के क्वेश्चन, जिंदगी में भी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, हाँ वो जमा कर देंगे उनको, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे केवल अनुपात का कोई भी क्वेश्चन केवल इन सीरीज पे आएगा। जिसने ये सीरीज 8-9 सीरीज है, जिसने 10 तक पढ़ ली, कभी जिंदगी में भी क्वेश्चन गलत ना है। जैसे मैं कहूं कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है,
110 को 132 लिखा जाता है तो 156 को क्या लिखा जाएगा। अब तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 10 के वर्ग में 10 जोड़ रखे हैं, 11 के वर्ग में 11 जोड़ रखे हैं, 12 के वर्ग में 12 जोड़ रखे हैं, और 13 के वर्ग में जब 13 जोड़ोगे तो हमें ऑप्शन 182 मिलेगा। ठीक है, तो आजकल टेक्निकल जो क्वेश्चन आते हैं उन सीरीजों पे आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, या तो सीरीज ही दे देंगे ये सीधा 2, 10, 30, 68, 130, आगे क्या आएगा बस ये सीरीज दे दी, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे कि 30 को यदि 68 लिखा जाता है तो 130 को क्या लिखा जाएगा। अब यदि तुम्हें याद है तो 6 के घन में 6 जोड़ने हैं, 222 हो गए, तो ऑप्शन में आएगा 222। बेटा समझ में आएगा ना, बताओ। ये 10 सीरीज तुम्हें, ये 9 सीरीज है, 8 है, ये 10 तक याद करनी से, याद की करनी, लिखनी से बार बार बगैर देखा, इसको तो पूरा करना ही करना है। और फिर एक बार बगैर देखा खुद 10 मिनट खराब कर लियो, शुरू से सारी सीरीज फिर खुद लिखियो 10 तक, फिर कभी फिर का फिर एक बार लिख दियो, 2-3 बार लिख दोगे ना तो ये याद रह जाएंगे, और बार बार फिर उन्हें पढ़ता रहियो, देखता रहियो। अभी एक दिन इसकी सीरीज की पूरी की प्रैक्टिस करेंगे, क्या कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है।